गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ घर से पढ़ो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, जो हमारी सामाजिक विज्ञान की किताब पृथ्वी हमारा आवास, उसका लेसन है। ठीक है, कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किसके बारे में, हमारे महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, आज इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अब महासागर के बारे में। ठीक है, महासागर क्या होता है? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक चित्र है उसके माध्यम से दिखाता हूँ किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं महासागर। ये प्रशांत महासागर है, ये यहाँ तक ऐसे करके फैला हुआ है। ठीक है, ये सारा हमारा जल है। उसके बाद ये हमारा आ जाता है कौन सा, हिंद महासागर। ठीक है, ये हिंद महासागर यहाँ सब जगह यहाँ तक फैला है। और ये किससे मिलता है? अटलांटिक महासागर से भी मिलता है, अटलांटिक प्रशांत से भी मिलता है और हिंद से भी मिलता है। फिर ये इधर यहाँ प्रशांत महासागर यहाँ भी मिलता है। इस प्रकार से फिर ये इधर हमारा आर्कटिक महासागर है। तो ये जितने भी महासागर हैं हमारे, तो वो क्या हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जल के द्वारा। और महासागरीय जल जो होता है वो हमेशा गतिशील रहता है, यानी कि वो कभी, जैसे जो हमारा तालाब का जल होता है वो कैसा जल होता है? तालाब का जल हमारा स्थिर जल कहलाता है, क्योंकि उसमें वो गतिमान नहीं होता, वो कहीं बहता नहीं है, उसमें कोई गति नहीं होती, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर जल होता है। जबकि जो हमारा महासागरीय जल है वो हमेशा गतिशील रहता है, कई रूपों में रहता है। कैसे? उसमें बहुत ऊंची ऊंची तरंगें उसमें चलती हैं। इसके अलावा ज्वार भाटा उसमें आता है। ठीक है, ज्वार भाटे में क्या होता है, एक बार समुद्र का जल बहुत ऊंचा जाता है और फिर वो जब भाटा आता है तो वो एकदम से नीचे को डाउन जाता है, जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ठीक है, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 4 महासागर हमारे प्रमुख हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। ठीक है, और पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है वो कौन सा है? मेरियाना गर्त। वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। ये इतना गहरा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार में है, उसका जो आकार है वो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा प्रशांत महासागर है। इसमें हमारा ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके इस साइड में, वो सॉरी एशिया है, और ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा महासागर है। देखो यहाँ से करके यहाँ बहुत विशाल क्षेत्र में फैला है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद हमारा आता है कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका आकार, ये अंग्रेजी के जो हमारा एस है, एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है।
ये हम हैं इसमें देखो इसके ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, अब अगला हमारा आता है और इसकी जो अटलांटिक महासागर का जो तट है, तट रेखा है, वो बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। यानी जो व्यापार का मतलब, इसमें हमारे बहुत से जो समुद्री जहाज हैं वो इसी से होकर के गुजरते हैं, इसलिए इसको व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। किसको? अटलांटिक महासागर को। फिर हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह महासागर लगभग त्रिभुज आकार में है। जो हमारा हिंद महासागर है वो किस आकार में है? त्रिभुज आकार में है। ठीक है, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, ये इधर अफ्रीका और ये इधर एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसका भारत के नाम से इसका नाम हिंद पड़ा, यानी हिंद महासागर। तो ये इस एरिया में जो फैला हुआ है ये हमारा कौन सा? हिंद महासागर। ठीक है, अब आता है कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ठीक है, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। ठीक है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो मैंने आपको कौन कौन से बताए? हमारे 4 महासागर। कौन से? प्रशांत महासागर, ठीक है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। चारों की क्या क्या विशेषता बताई? जो प्रशांत महासागर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यानी कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। उसके बाद अटलांटिक महासागर है, उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता है कि वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेजी का जो एस है उस अक्षर के आकार का है। ठीक है, दूसरा, इसको व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अहम माना जाता है। तीसरा हमारा कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर की क्या विशेषता है? ये त्रिभुज आकार का है। ठीक है, और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद हमारा कौन सा आ गया? आर्कटिक महासागर। उसकी क्या विशेषता मैंने बताई? आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी महासागरों के बारे में और अब हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल यानी हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ठीक है, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। कितनी? 5 परतों में। यानी इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू होती है ये और आसमान में 16,000 किलोमीटर तक
1600 किलोमीटर तक फैला है वायुमंडल। तो इन परतों को जो पृथ्वी की सतह है वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? क्षोभमंडल, उसके बाद कौन सा? समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल, तथा उसके बाद कौन सा आता है? बहिर्मंडल। मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाता हूँ। इस प्रकार से ये इसको हम पृथ्वी की सतह मान लेंगे नीचे। ये हमारा क्षोभमंडल है। उसके बाद ये समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, फिर कौन सा? आयनमंडल, और फिर ये बहिर्मंडल। इस प्रकार से इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। वायुमंडल की जो मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है वायुमंडल, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आर्गन इत्यादि की जो मात्रा है वो केवल 1% है। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैसें हैं? 2 गैसें हैं, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, जो पूरे ही वायुमंडल का 99% है। इसमें 78% ऑक्सीजन हो गई और नाइट्रोजन, और 21% हमारी ऑक्सीजन है। बाकी की जो गैसें हैं वो केवल 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा है उसको अवशोषित करती है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है। तो पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यानी यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं पहाड़ों पर जो पर्वतारोही होते हैं तो उनको क्या है, हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। कभी आप जाएं पहाड़ों पर तो ये महसूस भी करना, जैसे जैसे ऊंचाई पे आप जाते जाएंगे तो आपको सांस लेने में कठिनाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाना पड़ता है। लेकिन ये जब हम बहुत ज़्यादा ऊंची चोटी पर चले जाते हैं तब ऐसा होता है। सामान्य जो पहाड़ियाँ हैं उन पर ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। यानी जो ये हमारी सतह है पृथ्वी की, इससे हम जैसे आसमान की साइड को जितना ऊंचाई पे हम जाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर वो डाउन आता चला जाएगा। यानी कि जो हमारा ये स्थलमंडल है यहाँ पर तापमान इस वायुमंडल का सबसे अधिक रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से और जो दूसरा स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। तो ये हमारा वायुमंडल कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि जीवमंडल की। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित जितने भी जीव हैं सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए
वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी के सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हमारा जीव मंडल है। तो आज हमने जाना महासागर, वायुमंडल और जो ये हमारा जीव मंडल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसको आप घर पे तैयारी करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।